साथियों, ये मेटाफ्रेम्स है। मैं विपिन त्रिपाठी हूँ। गांधी की बात में आज चौथा एपिसोड है। पिछले एपिसोड में मैंने चर्चा की थी कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जब साल पूरा कर चुके और लौटने वाले थे, उसी वक्त वहाँ के अखबार में एक खबर छपी कि नेटाल की सरकार असेंबली में एक बिल लाने वाली है जिसके तहत हिंदुस्तानियों को वोट डालने का अधिकार छीनने वाली थी। इस तो मुझे नहीं मालूम कि कितने हिंदुस्तानी वोट डाल पाते थे, लेकिन जो थोड़े बहुत वोट डाल पाते थे उनका भी अधिकार छीनने वाली थी। गांधी जी ने साथियों से कहा कि इसका विरोध करना चाहिए। लोगों के कहने पर गांधी वहाँ रुक गए। उसी रात गांधी जी ने एक अर्जी तैयार की और स्पीकर के पास वो अर्जी भेज दी कि साहब असेंबली में इसका डिस्कशन कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए। 2 दिन के लिए वो रुका भी रहा, लेकिन 2 दिन बाद वो बिल पास हो गया। अब मसला आया कि इसका विरोध कैसे किया जाए। तो गांधी जी ने एक कमेटी बनाई और कमेटी बना के लोगों से कहा कि आप इस पर दस्तखत कराते हैं। 15 दिन के अंदर 10,000 लोगों के दस्तखत लिए गए और दस्तखत बगैर बचाए नहीं, पूरा मसला समझा के फिर दस्तखत कराए गए। इस तरीके से 10,000 दस्तखतों के साथ अर्जी तैयार की गई और उपनिवेश मंत्री थे लॉर्ड रिपन के पास वो अर्जी भेजी गई। एक डेलीगेशन भी भेजा, वहां गए मिलने उनसे इंग्लैंड। तो उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उस वक्त ये क्राउन कॉलोनी था नेटाल, यानी यहाँ पे जो भी कानून पास हो उसके लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट उस पर विचार करती और वहाँ के राजा किंग जो होते उनका अप्रूवल मैंडेटरी जरूरी था। तो लॉर्ड रिपन ने कहा कि भाई हमारा जो कानून है उसमें रंग भेद के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि फला रंग के आदमी को आप वोट डालने से महरूम कर दो, बाकी सबको वोट डालने का अधिकार दो। ये हमारे कानून के खिलाफ है, लिहाजा ये हो नहीं सकता। तो वो कानून रद्द हो गया। लेकिन और तमाम प्रोविजंस जिसके आधार पर लोकल सरकार हिंदुस्तानियों के प्रति डिस्क्रिमिनेशन करती थी वो चालू रहे। उसी वक्त इन लोगों ने एक और नया तरकीब निकाली कि जो लोग गिरमिटिया अपना एग्रीमेंट पूरा करें 5 साल का, अगर वो यहाँ रहना चाहें तो उनके ऊपर 25 पाउंड हर साल का टैक्स लगा दो। अब इतना बेजा था क्योंकि मजदूर को नॉर्मली मजदूरी 1 पाउंड मिलती थी महीने की, साल के 12 पाउंड हुए। गिरमिट मुक्त हो जाएगा तो थोड़ा और ज्यादा कमा लेगा, तो 20 पाउंड कमा लेगा। अब 25 पाउंड टैक्स कहां से देगा? तो ये तो मतलब लगभग सिर्फ व्यापारी तबके के लोग रह सकें, बाकी लोग ना रह सकें, इसकी बात थी। तो इस पर चूंकि एग्रीमेंट हुआ था नेटाल के व्यापारियों का या सरकार का, हिंदुस्तान की जो ब्रिटिश हुकूमत थी वाइसराय, उनसे एग्रीमेंट हुआ था, तो उनके पास अप्रूवल के लिए भेजा गया कि अब जो भी यहाँ पे गिरमिट या मजदूर आएंगे उन लोगों से उनको 5 साल के बाद अगर यहाँ रहना है तो 25 पाउंड का टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे एग्रीमेंट की शर्त में लिखा दिया जाए। वो वाइसराय ने उसको नामंजूर कर दिया और कहा कि 3 पाउंड बहुत है। 3 पाउंड भी बहुत ज्यादा था। 3 पाउंड का टैक्स न केवल वर्कर को देना था, उसकी पत्नी पे भी टैक्स लगना था, उसके 16 साल से बड़े लड़के पे और 13 साल से बड़ी लड़की पे लगना था। तो अगर परिवार में 4 लोग हैं तो साल का 12 पाउंड हो गया। 1 पाउंड जिस मजदूर को महीने की मजदूरी मिलती है, पत्नी भी कर ले तो मान लो 2 पाउंड हो गई, काम कर ले तो 24 पाउंड का आपका की आमदनी और 12 पाउंड का आपका टैक्स निकल जाएगा परिवार का। तो ये तो बहुत बेजा है। आदमी आधी आमदनी आपकी टैक्स देने में निकल गई। तो ये कानून गांधी जी को बहुत गलत लगा, लेकिन इसको निरस्त कराने में लगभग 21 साल लगे। तो उस वक्त गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाते ही रखा, उस पर लेख लिखे, इंग्लैंड में भी अखबारों में छपे, वो हिंदुस्तान के अखबारों में छपे और लड़ाई आगे चलती रही। तो एक फेज तो लड़ाई का वो था कि गांधी जी ने कहा कि इसको लड़ना है तो हमारे लिए संगठन खड़ा करना है। नेटाल कांग्रेस खड़ी की गई, नेटाल इंडियन कांग्रेस नाम रखा उसका। फिर ट्रांसवाल जो राज्य था, कॉलोनी थी, उसमें भी एक इस प्रकार का संगठन खड़ा हुआ। सब 4 कॉलोनीज थी,
चारों में इस प्रकार के हिंदुस्तानियों के संगठन बने। गांधी जी ने कहा कि हमारे लिए शिक्षा का काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो लोगों को कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए तो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट बना, तो उसमें बच्चे भी पढ़ने वाले जो बड़ी उम्र के थे वो लोग भी आए, पढ़ाने के एतबार से भी आए, साथ में चर्चा भी करते थे राजनीतिक सवालों की। तो शिक्षा मंडल जो बना, ना केवल वो सिर्फ पढ़ाई की जानकारी लोगों को दे कि उसको हिंदी या अंग्रेजी पढ़ानी है या तमिल भाषा पढ़ानी है, और भी चीज़ों का काम चला। तो इस तरीके से गांधी ने कंस्ट्रक्टिव काम चालू किया। इस बीच में सरकार की तरफ से जितने भी भेदभाव के प्रोग्राम आए, के कानून आए, या सरकार की तरफ से व्यवहारिक तौर पर उनके अधिकारियों की तरफ से भेदभाव हुआ, गांधी जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। वो ना केवल गांधी जी बल्कि ये जो कांग्रेस बनी वो उठाती रही। एक वाकया मैं आपको बताता हूँ। एक हिंदुस्तानी आदमी था, उसका नाम था बाला सुंदरम। तो वो एक अंग्रेज के यहाँ काम करता था, ठेके पे काम करता था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे आया था वो। अब वो एक दिन उसने बहुत मारा उसको, मजदूर को, किसी बात को, हल्की सी बात पे नाराज हो गया, बहुत मारा, दांत तोड़ दिए। वो रोता रोता गांधी जी के पास आया, खून निकल रहा था मुंह से। तो गांधी जी ने उसको डॉक्टर के पास ले गए, उसकी डॉक्टरी कराई, मेडिकल कराया, और उसके खिलाफ मालिक के खिलाफ मुकदमा दायर करा दिया। जज ने नोटिस भेजा, अदालत ने नोटिस भेजा मालिक को। तो खैर गांधी जी की मंशा उसको सजा कराने की नहीं थी मालिक को, सिर्फ ये था कि इसके गुलामी के बंधन से मजदूर आज़ाद हो जाए। वो आज़ाद हो गया। फिर दूसरे किसी अंग्रेज के यहाँ गांधी जी ने उसको काम पे लगवाया। लेकिन इसकी पूरी खबर हिंदुस्तानी मजदूरों में फैल गई। तो जो संगठन गांधी जी ने व्यापारी तबके या पढ़े लिखे तबके के बीच में बनाया था, उसकी पैठ उसमें शरीक होने लग गए आम मजदूर, गिरमिटिया मुक्त मजदूर उसमें शरीक होने लग गए। तो संगठन का दायरा फैलता चला गया। तो इस तरीके से गांधी जी ने संगठन खड़ा किया। और कुछ दिनों के बाद एक लड़ाई खड़ी हो गई। ट्रांसवाल में राज्य था, डच लोगों की कॉलोनी थी वो, और ये नेटाल थी वो अंग्रेजों की थी। तो बीच में लड़ाई हुई, 2 साल चली वो। तो गांधी जी ने 1100 लोगों की टुकड़ी खड़ी कर ली कि भाई जो लोग भी जख्मी होंगे उनकी हम सेवा करेंगे। तो अंग्रेजों को बात अच्छी लगी कि चलो भाई नेटाल में रहते हैं और ये सेवा कर रहे हैं। तो नेटाल में उन्होंने ये टुकड़ी खड़ी करी और उसने अच्छा काम किया, तो मेडल वगैरह भी मिला इनको। लेकिन जैसी लड़ाई ख़त्म हो गई, इनको तो उम्मीद थी कि अब हिंदुस्तानियों के लिए कुछ बराबरी के अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल आया वहाँ पे असेंबली में कि जिसकी वजह से हिंदुस्तानियों के लिए और गंदी से गंदी बस्तियों में ही सिर्फ रहने की आज़ादी दी गई, काम धंधे पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। तो उनको बड़ा तकलीफ हुई कि ये हमारे साथ तो दगा हो गया। तो उसके खिलाफ फिर उन्होंने अर्जी लिखी और वो कुछ अर्जियां गईं इंग्लैंड, गांधी जी गए उनका डेलीगेशन लेके, और वो लड़ाई चली। 1906 में एक बड़ी ख़ास गंभीर सूरत पैदा हुई दक्षिण अफ्रीका में। ये तो मैं जिक्र कर चुका कि बोअर युद्ध हुआ था डच और अंग्रेज़ों के दरमियान, और बाद में सुलह हुई। तो सुलह में ये हुआ कि भाई इन चारों राज्यों की जो चारों कॉलोनीज़ हैं, इनकी सरपरस्ती अब होगी इंग्लैंड, इन पर सरपरस्ती होगी इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड के अंदर तहत आ गए चारों साम्राज्य। तो इनको इंग्लैंड का साम्राज्य कहा जाता है, कहा जाने लगा, ट्रांसवाल, नेटाल और बाकी 2 को। तो गांधी जी की शुरुआत तो वकालत की प्रिटोरिया से हुई थी, यानी ट्रांसवाल से हुई थी, लेकिन ज़्यादातर बाद में जो काम धंधा उनका चला वो चला नेटाल में। वहीं पर उन्होंने एक आश्रम कायम किया, उसका नाम रखा फिनिक्स आश्रम। और मैं उसका जिक्र अभी इसलिए करना चाहता हूँ कि इसी को अड्डा बना के आगे चल के जब गांधी जी हिंदुस्तान लौट आए तो वहाँ पर हिंदुस्तानियों को, वहाँ के नेटिव्स काले लोगों के से तफरका पैदा करने के लिए, उनके बीच में दरार डालने के लिए इसका इस्तेमाल किया। मैं बताता हूँ कैसे, बताऊँगा बाद में कैसे। तो फिनिक्स आश्रम का आप ख्याल रखें कि गांधी जी ने एक आश्रम कायम किया जहाँ काफ़ी हिंदुस्तानी परिवार मिल के रहते थे। तो 1906 में एक असेंबली में बिल आने वाला था, ट्रांसवाल की असेंबली में, उसको काला कानून गांधी जी ने कहा, जिसमें यह जरूरी था कि जितने हिंदुस्तानी हैं उनके लिए खास किस्म का परमिट लेना पड़ेगा, जिसमें 10 उंगलियों के निशान होंगे, तस्वीर छपेगी, लगेगी, और वो 24 घंटे साथ लेके चलना पड़ेगा। पुलिस को छूट रहेगी कि जब चाहे जिस चाय के घर में आगे खाना तलाशी ले ले।
हर एक परमिट साथ रखना पड़ेगा, नहीं रखेगा तो उसको फाइन लगेगा, हैवी पेनाल्टी होगी, देश निकाले तक की सजा दी जा सकती है उसको। इस तरीके का कानून आ गया। तो गांधी जी ने कहा ये तो कानून गलत है। एक सभा बुलाई गई। उस सभा में, ये सभा आई 11 सितंबर 1906 को। एक नाटक शाला थी जहाँ नाटक होते हैं, उनमें वो सभा की गई। लगभग 2000 लोग जमा हुए होंगे उसमें। तो उसमें सभा का प्रस्ताव रखते रखते एक सेठ हाजी हबीब थे। उन्होंने कहा कि भाई कानून तो बहुत गलत है, और मैं तो अल्लाह ताला की कसम खा के कहता हूं कि मैं तो इसके सामने सर झुकाऊंगा नहीं। गांधी जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। ईश्वर को साक्षी मान के अगर हम कसम खाते हैं कोई अपने होशो हवास में, तो हम मर जाएंगे, लेकिन तो झुकेंगे नहीं उस कानून के सामने। अगर जिन लोगों का ऐसा अकीदा है, इतनी निष्ठा है, वो लोग अपने हाथ उठाएं। अगर 2 लोग भी हाथ उठाएंगे तो मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन इस निष्ठा के बगैर कोई हाथ ना उठाए, क्योंकि आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। पूरी सभा ने हाथ उठा दिए। गांधी जी ने कहा अभी भी विचार कर लें, अगर किसी को इससे हटना है अपने पारिवारिक जिम्मेवारियों की वजह से या किसी और वजह से, तो अभी भी आप अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि नहीं, हम तैयार हैं। तो सत्याग्रह की शुरुआत मानी जाती है 11 सितंबर 1906 को इस सभा से, जिसका बीज डाला था सेठ हाजी हबीब ने। उसके बाद गांधी जी ने उस कानून के खिलाफ एक अर्जी तैयार की और उसने कहा कि इसका प्रोटेस्ट करना है। सरकार ने ट्रांसवाल असेंबली में उस कानून को पास करा दिया और कहा कि 1 जुलाई से इस कानून को अमल में लाया जाएगा और 31 जुलाई तक अर्जियां लोग लगा दें। गांधी जी ने फिर 31 जुलाई को सभा बुलाई कि आज आखिरी दिन है। पहली सभा में तो ये तय किया गया था कि लोग अर्जी ना लगाएं और अगर कानून पास भी हो जाए तो हम परमिट लेंगे नहीं। लेकिन जब 31 जुलाई आखिरी तारीख थी परमिट लेने की, कानून पास हो चुका था, तो गांधी जी ने सभा बुलाई और सभा में एक आदमी थे, उनका नाम था सेठ मोहम्मद काछलिया। अपढ़ आदमी थे, लेकिन जो बात कहते थे उस पर टिकते थे। अब आप गौर करें कि आज का हमारा व्यापारी तबका सिर्फ खुदगर्जी की बात करता है। उस वक्त का व्यापारी तबका भी धन कमाने के लिए गया था साउथ अफ्रीका, लेकिन जब गांधी के संपर्क में आया और उनको लगा कि भाई जो कानून भेदभाव वाला है उसके खिलाफ अगर हम पे सरकार जुल्म भी करती है, हमारे कारोबार को खत्म भी कर देती है, हमें जेल में भी डाल देती है, तो भी हम तैयार हैं। सेठ मोहम्मद काछलिया वही गरीब एक छोटा कारोबारी खड़ा हो गया। उसने भी वही बात कही। उसने कहा कि कानून तो गलत है और इसके सामने झुकना हमें बहुत गलत लगता है। हम खुदा की कसम खा के कहते हैं कि हम बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन हम इसके सामने झुकेंगे नहीं, हम परमिट नहीं लेंगे। परमिट नहीं लेंगे की बात बड़ी महत्वपूर्ण थी। गांधी ने वो जम गई बात। उनने लोगों से पूछा, सब ने कहा कि हम परमिट नहीं लेंगे। तो वहां पे लगभग 10,000 लोग थे उस इलाके में, उसमें से मुश्किल से 500 लोगों को ही एशियाटिक जो डिपार्टमेंट था जिसके यहाँ परमिट के लिए आपको अर्जी लगानी थी लगा पाए। 10,000 लोगों में से सिर्फ 500 अर्जियां पहुंची, बाकी लोगों ने नहीं। तो सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, गांधी को गिरफ्तार कर लिया, 150 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी में रहे, करीब 1 महीने के करीब जेल में रहे। फिर सरकार को लगा कि हमारी बदनामी हो रही है, क्योंकि इसके बारे में गांधी जी के लेख छप रहे थे और तमाम लोग लेख लिख रहे थे, हिंदुस्तान में भी, इंग्लैंड में भी और दक्षिण अफ्रीका में भी। और गोरे लोगों में से गांधी जी के हक में लिखने वाले खड़े हो गए। गांधी जी के बहुत सारे लड़कियां और लड़के गोरे भी खड़े हो गए उनके हक में। तो सरकार की बदनामी हो रही थी, तो किसी पत्रकार को भेजा, वहाँ का जो जनरल थे स्मट्स, उन्होंने भेजा गांधी जी से सुलह करने के लिए। तो सुलह में ये बात तय हुई कि भाई ठीक है, लोग अगर अपनी मर्जी से ये ले लेंगे तो हम काला कानून वापस ले लेंगे। काले कानून की कई और शर्तें थी कि भाई किसी के घर में तलाशी कर लो, बगैर इत्तला के किसी को पकड़ के सड़क पे परमिट पूछ लो, इस प्रकार की जो प्राविधान थे उन्हें हम वो खत्म कर देंगे। तो अब सुलह हो गई, तो गांधी जी ने कहा कि भाई अब सरकार ने छोड़ दिया सबको। तो गांधी जी ने लोगों से फिर सभा बुलाई कि भाई अब अपनी मर्जी से परमिट ले लो। मर्जी से परमिट लेने की जब गांधी जी ने बात कही, तो सभा में एक लड़का खड़ा था, मीर आलम। बोले आप क्या बात कर रहे हैं?
भाई 10 उंगलियों के निशान के आप पहले विरोध कर रहे थे, अब 10 उंगलियों वाले निशान वाला फोटो लगाने वाला आप परमिट ले लो। तो गांधी जी ने कहा देखिए, हमें कानून के सब प्रोविजंस को नजर में रखना है। सरकार हमारी एक बात मानने को तैयार हुई है कि परमिट क्यों आखिर सरकार चाहती थी कि भाई कोई गैर परमिट वाला आदमी, दूसरा नया हिंदुस्तानी हमारे इस राज्य में शामिल ना हो जाए, इसको रोकने के लिए। तो अगर हमसे पूछ के सरकार कानून बनाती है और बाकी उसके जो तंग करने वाली प्रोविजन हटा देती है, तो हम इसलिए इसको ठीक मानते हैं। उसने कहा कि हम कसम खा के कहते हैं कि अगर कोई आदमी परमिट लेने जाएगा तो हम उसका कत्ल कर देंगे। तो गांधी जी ने कहा कि भाई चूंकि मैंने सबको परमिट लेने के लिए कहा है, तो सबसे पहले परमिट लेने तो मैं ही जाऊंगा। मेरी आप लोगों से अपील है कि 11 तारीख को जब परमिट लेने जाएं तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। और गांधी जी गए तो मीर आलम ने और उनके साथियों ने गांधी पे लाठी मारी, गांधी बेहोश होकर गिर पड़े। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, मीर आलम को। गांधी को जैसे ही होश आया तो उन्होंने कहा कि मीर आलम किधर है। गांधी को जानता था, गांधी उसको जानते थे, गांधी मोहब्बत करते थे उससे, बोले उसको छूटना चाहिए। तो उसको छोड़ दिया गया। लेकिन फिर कुछ लोगों ने अपील की कि नहीं इसको सजा मिलनी चाहिए, तो उसको सजा हुई, 3 महीने की सजा हो गई। लेकिन स्मट्स अपने वादे से बदल गया। जब देखा कि लोग परमिट लेने लग गए तो उसने कहा कि काला कानून तो चलेगा। तो गांधी जी ने कहा कि तो हमारे साथ विश्वासघात हो गया, दगाबाजी हो गई। फिर सभा बुलाई गई और उस सभा में गांधी जी ने कहा कि जिन लोगों ने परमिट ले लिया, मैंने भी परमिट लिया हुआ है, हम उसको जलाएंगे। बहुत ऐतिहासिक चीज थी। उसमें मीर आलम भी आया, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो आदमी जिसने गांधी पे कातिलाना हमला किया, वो गांधी का इतना बड़ा भक्त बन गया। माफी मांगी उसने सबके सामने और कहा कि हमसे बड़ी गलती हुई, हम इनकी ईमानदारी को समझ नहीं सके। और उसने अपना परमिट, उसने नए परमिट तो लिया ही नहीं था, पुराना परमिट भी दे दिया, उसमें भी आग लगवा दी और कहा कि जो हम पे गुजरेगी सरकार हमें दंड देगी, हम मानेंगे। ये हमें 2 सबक सीखने हैं इससे। पहला सबक तो ये कि अगर आप पे लाठियों से हमला भी हो जाए तो आपको हमला करने वालों के प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी है। इस तरीके से आप उसके दिल पर असर डालते हैं। दूसरा, हमें मीर आलम से भी सीखना है कि उसको जब तक लगा कि गांधी गलत रास्ते पे है तो उसने हमला किया, लेकिन जैसे ही उसको लगा कि गांधी का रास्ता तो सही है, उसने अपनी गलती कबूल की, पब्लिकली कबूल की। इतनी हिम्मत अल्लाह ताला हमें सब में दे, इसकी जरूरत है। और इसके आगे लड़ाई कैसे चली, इस पे हम अगली बार चर्चा करेंगे। चलते चलते मैं एक बात अपने बारे में कह दूं कि 1989 में भागलपुर में दंगा हुआ। मैं अमेरिका गया हुआ था। हमने एक सभा बुलाई जनवरी 1990 में हिंदुस्तानियों की, वहीं पे यूनिवर्सिटी मैरीलैंड में अमेरिका में, और तय किया कि हम एक सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे। गांधी जी ने जब दस्तखत अभियान चलाया तो 10,000 हिंदुस्तानियों के दस्तखत लिए। हमने टारगेट रखा 1,000 दस्तखतों का। 1,000 दस्तखतों के लिए हमने 4,000 लोगों से संपर्क किया और मुझे बड़ा सुकून मिला कि यूनिवर्सिटी के बहुत सारे विद्यार्थी, मेरे पुराने विद्यार्थी जो IIT में, जिनको मैंने पढ़ाया था, अलग अलग जगह काम करते थे, पढ़ते थे, कुछ नौकरी करते थे, उन्हें भी उसमें मदद की। लेकिन 4,000 में हमें सिर्फ 825 दस्तखत मिले। तो हमें गांधी से सीखना है कि किसी मुद्दे को जनता में ले जाएं तो उनके दिलों में किस तरीके से उसके असली मकसद को उतार दें। हम नहीं कामयाब हैं उसमें। मैं गांधी जी से इस मामले में ज़्यादा एकेडमिक लाइन में रहा, बच्चों को पढ़ाता रहा, कई साल का तजुर्बा मुझे था। गांधी तो 23 साल के थे, या 1986 आती थोड़ी उम्र बढ़ गई थी। 1994 में जब उन्होंने किया तो 24 साल के थे। तो गांधी में वो सलाहियत पैदा हुई, और कोई इतनी नहीं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकल थी उनमें, अकल तो हम और आपके बराबर ही है। उनके अंदर दर्द था, और दर्द से इंसान जब दूसरों से बात करता है तो उसका असर पड़ता है। हमें इस चीज़ें सीखनी है। अगली बातचीत में हम गांधी जी के इस संघर्ष पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।